अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, यूनिट नंबर 15 तुम्हारा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं उसके सीआरक्यूज। तो बेटा पहला जो तुम्हारा सीआरक्यू है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि व्हाई द अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। हमारी जो अर्थ है ये सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि अर्थ और सन जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। आपसे रीजनिंग पूछ रहा है कि क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अच्छा, पहले मैं तुम लोगों को यह बता दूं जिसे क्लियर नहीं है कि दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में जब कहलाती हैं बेटे, जब नेट रेट ऑफ हीट एक्सचेंज जो है वो जीरो हो। और हम ये जानते हैं कि सन से मुसलसल रेडिएशन अर्थ की तरफ आ रही है, तो अर्थ और सन कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, पहले कंडीशन समझ लो थर्मल इक्विलिब्रियम की। दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में बेटे जब कहलाएंगी जब पावर एब्जॉर्ब्ड will be equal to power emitted, है ना। जब एब्जॉर्ब और इमिटेड पावर सेम होंगी, पावर का मतलब रेट ऑफ एनर्जी। और ज्यादा सिंपल और आसान बात कर रहा हूं, जब सेम टेम्परेचर होगा। इससे तुम्हें 100% क्लियर होगा। तो दो बॉडीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है सॉरी बेटे, तो उन दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और हम ये जानते हैं, चाहे तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू ना पता, वो मैं बता देता हूं अभी, लेकिन तुम इतना तो जानते हो कि सन का और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं है। अब मैं बता देता हूं तुम्हें कितना डिफरेंस है। जो अर्थ की सरफेस का, इनर कोर की बात नहीं हो रही बेटे, सरफेस की बात हो रही है। जो अर्थ की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है बेटे, वो 288 केल्विन है। 288 केल्विन अप्रॉक्स जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। 288 केल्विन ये अर्थ के सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है। और ये मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद बता रहा हूं। वैसे तो 255 केल्विन होता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद बता रहा हूं। वो क्या चीज है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके लिए अलग लेक्चर है, वो देखिएगा। फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि अपने सवाल पे फोकस रहे। तो अर्थ की सरफेस का बेटे एवरेज टेम्परेचर है 288 केल्विन। और जो सन की सरफेस है उसका जो एवरेज वो है आपके पास, वो है तकरीबन सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 5800 केल्विन। बहुत सारी जगहों पे 6000 केल्विन भी होता है, सही है, वो एवरेज लिया गया, कहीं ज्यादा भी होता है कहीं कम भी होता है। तो अर्थ की सरफेस का बेटा एवरेज टेम्परेचर ये है और सन की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर ये है। तो अगर अर्थ और सरफेस को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर ये कर दिया जाए 5800 केल्विन, या सन की सरफेस का टेम्परेचर ये कर दिया जाए 288 केल्विन। हम जानते हैं ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, सो दे बोथ आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं इस बात पे कि ऐसा क्यों है, क्यों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। देखो बेटे, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को कोशिश करूंगा आसान करके बताऊं। देखो बेटे, इनके थर्मल इक्विलिब्रियम में ना होने की ना दो बेसिक रीजन है, दो बेसिक वजूहात है। देखो मानो कि ये हमारे पास सन मैंने बना लिया बेटे, और मानो यहां पे मैं ऐसे ये अर्थ बना लेता हूं, ये अर्थ बना ली, ये सन आ गया बेटे ये अर्थ आ गया। तो इन दोनों के थर्मल इक्विलिब्रियम में ना होने की दो बेसिक रीजंस हैं। पहला जो रीजन है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस का क्या ताल्लुक है सर थर्मल इक्विलिब्रियम में ना होना। देखो बेटे, केपलर लॉ तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, है ना, केपलर्स लॉ, जिसे बाद में जो है ग्रेविटी में जो है सर आइजैक न्यूटन ने भी इस्तेमाल किया था। तो इंटेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। कब, जब रेडिएशन स्प्रेडेड वे में आ रही हो। देखो सन से जो रेडिएशन निकल रही है ना, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। सन स्फेरिकल बॉडी है, उससे जो रेडिएशन निकल रही है वो कॉलिमेटेड नहीं है, यानी फोकस्ड नहीं है, वो स्प्रेड हो रही है, फैल के निकल रही है। और जब रेडिएशन स्प्रेड होगी बेटा तो डिस्टेंस लाजमी इफेक्ट करेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एनर्जी आसान जबान में कह लो डाइल्यूट होती रहेगी, है ना। जैसे आप लोग कहते हो किसी चीज की इंटेंसिटी कम होना, वरना एक्चुअली इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मैं एक छोटी सी स्टेट्स बना रहा हूं, उससे तुम्हें जरा समझने में अंदाजा होगा। अगर मैं मानो के 1 मीटर स्क्वायर का
1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लेता हूं सरफेस ऑफ सन के ऊपर, तो इसकी जो इमिसिव पावर है, जिस रेट से एनर्जी इमिट हो रही है, वो मैं तुम्हें बताऊं कितनी हो रही है। वो हो रही है बेटा 6.3 एक्सपोनेंशियल 7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझना, 6.3 एक्सपोनेंशियल 7 वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी सन के 1 मीटर के स्क्वायर से जो इमिसिव पावर है वो कितनी है, अगर मैं इसे रीड करके बताऊं तो 6,30,00,000 जूल एनर्जी पर सेकेंड हर स्क्वायर एरिया जो है, पर मीटर स्क्वायर एरिया जो है, वो सन एनर्जी इमिट कर रहा है। ये इंटेंसिटी पावर है किसकी, सन की। अब अगर यही रेडिएशन अर्थ तक पहुंचे तो इनके थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के चांसेस हैं, लेकिन जब मैं अर्थ के ऊपर देखता हूं, यही मैंने एरिया ले लिया 1 स्क्वायर मीटर का। अब देखते हैं बेटा इस तक ये इंटेंसिटी पहुंचती है या नहीं। तो जब हम अर्थ को देखते हैं ना बेटे, तो इसकी इंटेंसिटी सिर्फ कितनी आ रही है, 240 वॉट पर मीटर स्क्वायर। डिफरेंस नहीं, ह्यूज डिफरेंस है बेटा। पर सेकेंड 6,30,00,000 जूल एनर्जी का एमिट होना, और इसकी सरफेस पे उतने ही एरिया में कितनी एनर्जी पहुंच रही है, सिर्फ 240 जूल पर सेकंड पहुंच रही है। तो जब इतना ह्यूज डिफरेंस हो इंटेंसिटी का, तो कभी भी आपके पास जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की हालत ऑब्टेन हो ही नहीं सकती, हासिल ही नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। मैं चलो इसका भी बताऊं तुम्हें, 149 मिलियन किलोमीटर्स दूर है बेटा, चंद किलोमीटर का फासला नहीं है। अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 149 मिलियन किलोमीटर का है। तो सोचिए, जब एनर्जी स्प्रेड हो रही है, यहां से जो एनर्जी निकल रही है वो कॉलिमेटेड, ऐसा नहीं है कि फोकस्ड है, एक डायरेक्शन में निकल रही है, वो कॉलिमेटेड एनर्जी नहीं है, वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है। अब जब वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती रहती है, उतनी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, ये तो एक फैक्टर था, मैंने तुम्हें बताया 2 फैक्टर है। एक फैक्टर तो ये हो गया डिस्टेंस का, दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये है, अगर उस फैक्टर को डिस्टेंस को अगर तुम सिर्फ काउंट करो, दूसरा फैक्टर को जो मैं अभी बता रहा हूं अगर हटा भी दो तुम, जब भी इतनी रेडिएशन यहां पे पहुंचती है, इतना टेम्परेचर यहां का हाई हो जाता अर्थ की सरफेस का, कि बेटा हमारा या किसी भी लिविंग का सर्वाइवल अर्थ की सरफेस पे मुमकिन नहीं था। इस फैक्टर के अलावा तो इसके साथ भी कोई एक और फैक्टर है जो अर्थ के टेम्परेचर को इतना कर रहा है, 288 केल्विन, वरना ये थाउजेंड्स में होता सरफेस का। वो कौन सा फैक्टर है बेटे, बहुत बड़ा फैक्टर है, एटमॉस्फेयर। देखो ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा रिपीट करता हूं। अगर तुम लोगों को बेटा ये चाहिए कि इस सवाल का जवाब अगर पेपर में आए तो कैसे देना है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको इसका रिटन भी आ जाएगा कि हाउ टू गिव आंसर इन द कराची बोर्ड। अगर कराची बोर्ड में या जहां पे भी आप पेपर दे रहे हैं वहां पे ये सवाल आए तो आपको टेक्स्ट में कैसे जवाब देना है। लेकिन ये बेटा डिक्टेशन नहीं हो रहा, डिक्टेट नहीं कर रहा, यहां मैं आपको समझा रहा हूं। तो समझाने का तरीका बेटे अलग होता है और पेपर में लिखने का तरीका अलग होता है। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सब जानते हैं, मैं आसान लफ्जों में बता दूं, इन दोनों के दरमियान वैक्यूम नहीं है, इन दोनों के दरमियान अर्थ के पास मुख्तलिफ शील्ड्स हैं, जिसे आप एटमॉस्फेयर कह रहे हैं ना। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से शुरू हो जाती हैं बेटे और सरफेस तक रहती हैं अर्थ की ना, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर ऐसे समझो जैसे ठंड बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है ना, तो आप उससे बचने के लिए ब्लैंकेट उड़ लेते हैं, रजाई उड़ लेते हैं। तो वो रजाई क्या काम करती है, जो बाहर की इंटेंसिटी है आपके ब्लैंकेट के बाहर की, वो आप तक कंडक्ट नहीं होने देती, आप तक आने नहीं देती, है ना। बिल्कुल ऐसे ही बेटा ये एटमॉस्फेयर काम करता है, ये रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देता उस कंडीशन में जिस कंडीशन में इस तक पहुंची थी। अब ये एक पूरा अलहदा टॉपिक है बेटा एटमॉस्फेयर का, इसमें बहुत सारी लेयर आ जाती हैं, आइनोस्फेयर आ जाता है, ओजोन लेयर आ जाती है, एरोसोल डस्ट पार्टिकल वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद फिर क्लाउड आ जाते हैं, वाटर वेपर्स आ जाते हैं, फिर वो गैसेस जो ग्रीन हाउस पैदा करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, आर्गन गैस आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, नाइट्रोजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ये सब मिलके जो है बेटा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ये एक शील्ड है जो रेडिएशन को हम तक पहुंचने ही नहीं देती। मैं आपको आसान बात बताऊं कि सन से जो रेडिएशन इमिट होती है वो
कंप्लीट स्पेक्ट्रम है। जो 7 हिस्से होते हैं रेडिएशन के, जिसमें आपके पास रेडियो वेव आती है बेटा, माइक्रोवेव आती है, उसके बाद जो है वो इंफ्रारेड है, विजिबल रेज है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गैमा रेज है। सन से ये सारी रेडिएशन एमिट होती हैं। लेकिन ये जो शील्ड है, जैसे आप एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, ये सारी रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सिर्फ 3 रेडिएशंस को अलाउ करता है आप तक पहुंचना, मुझ तक पहुंचना, आप तक पहुंचना, अर्थ की सरफेस तक पहुंचना। और वो कौन कौन सी हैं? सिर्फ बेटा अल्ट्रावायलेट, IR और विजिबल रेंज, जिसे आप लाइट कहते हैं। 7 में से ये सिर्फ 3 रेडिएशन पहुंचती है हमारे पास। वो भी समझ लो कि बहुत ज्यादा जो है ना वो कैटेगराइज होके, स्कैटर्ड होके। अल्ट्रावायलेट हमारे पास सिर्फ 10% आती है। जितनी रेडिएशन आपके पास आ रही है उसमें 10% सिर्फ अल्ट्रावायलेट होती है बेटे, 10%। जितनी इंटेंस अल्ट्रावायलेट है वो आपका जो एटमॉस्फेयर है पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वरना हम उसे बेयर ही नहीं कर पाते उसकी इंटेंसिटी को। IR जो है बेटा ये 50% आती है, इंफ्रारेड। और अल्ट्रावायलेट जिसे हम देख सकते हैं नेकेड ह्यूमन आई से, जिसे आप आसान जबान में धूप कहते हैं, ये 40% होती है। तो देखो दोनों का किरदार है, दोनों का किरदार है। पहले तो ये आपके पास केपलर्स लॉ जो है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। सबसे पहला फैक्टर डिस्टेंस आता है। ये उस इंटेंसिटी को आप तक पहुंचने ही नहीं देता जो सन से इमिट हो रही है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का सवाल ही नहीं है। फिर जो हमारे पास एक प्रोटेक्टिंग शील्ड आ जाती है, जैसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये मजीद रेडिएशन को इतना ज्यादा स्कैटर्ड या एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट बैक कर देता है कि हमारी अर्थ तक बहुत कम रेडिएशन पहुंच पाती है, वो भी बहुत लाइट इंटेंसिटी के साथ। इस वजह से बेटा इतना ह्यूज डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, और हमारी जमीन सन के साथ कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। ठीक है।